नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, यूजीसी के नए कानून को लेकर बवाल तो मचा ही हुआ है। कमेटी बनाने का ऐलान भी हुआ था आनन फानन में, लेकिन अभी तक कमेटी का स्वरूप क्या है कहीं सामने नहीं आया है। उधर से जो शिक्षा मंत्री हैं वो फरमा रहे थे कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इस देश में कितने सारे कानून हैं जिनका दुरुपयोग आज भी होता है, लेकिन उसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसकी क्या गारंटी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया, उसके बाद इसमें शिक्षा मंत्रालय इन्वॉल्व है, केंद्र सरकार का ही। लेकिन सारे धरना प्रदर्शनों का केंद्र उत्तर प्रदेश क्यों है सर? सबसे ज्यादा बवाल करणी सेना लखनऊ में मचा रही है। बिल्कुल, ये मौके पे चौका मारना कह लें या और भी कई तरह के मुहावरे, ऐसे आपदा में अवसर ढूंढना, ऐसे कई सारे मुहावरे चलते हैं। और ये उसी तरीके का प्रयास है। कुल मिलाकर ले देकर ये पूरी कहानी ना तो आपको तथाकथित सवर्ण जातियों से कोई हित है, ना किसी पीड़ित से आपकी कोई संवेदना है। ले देकर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, अगर आप इसको समझने के लिए अगर आप इसकी तुलना करें कि एक योगेंद्र यादव थे 2022 में, उन्होंने कहा था कि हमने तो बहुत अच्छी फील्डिंग सेट की थी अखिलेश जी के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। वरना तो मतलब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक साल पहले से, एक साल क्या 1.5 साल 2 साल पहले से ही एक राजनीति की गोटियां इस तरीके से बिठाई जानी शुरू हो जाती हैं कि लोग भ्रमित हो जाएं, लोग जो हैं वो फंस जाएं उसमें, ट्रैप में, और उनके मन मुताबिक सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो पिछले का हमने 2022 पिछले का हमने बात करी, और वही इस बार भी हो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से अब एक ये घटना हुई, और कोई भी देश में अब अगले 1 वर्ष में कुछ भी होगा तो उसका सीधे जो होगा वो योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करने का प्रयास होगा। योगी जी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस बारे में कोई बचाव नहीं किया, उन्होंने कोई किसी तरह के कोई वक्तव्य नहीं दिया। उनकी नीतियां कहीं से कहीं तक इस तरीके की विभाजनकारी नीतियां नहीं है। आज जो बीजेपी को कहा जा रहा है कि बटोगे कटोगे, आप कहते हैं और आप इस तरीके से समाज को बांट रहे हैं, तो वो बात खुद योगी जी पर कभी लागू नहीं होती है। तो अब लेकिन उनको प्रूव करना है कि अब उसको उसका तड़का आप योगी या विमुक्तेश्वरानंद के साथ आप मिलाकर ये सिद्ध कर रहे हो कि वो क्षत्रिय हैं, और वो इसलिए ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे हैं। वो क्षत्रिय हैं लेकिन वो क्षत्रियों को भी पीड़ित कर रहे हैं, जैसा आपने करणी सेना का नाम लिया। तो कुल मिलाकर ये जितनी करणी सेना और ये जो तथाकथित बाबा हैं, जिनको जो अपने सर पे मात शंकराचार्य लिख लिया है खुद से ही उन्होंने, तो ये वो ब्राह्मण बन के बैठ गए। तो कुल मिलाकर ये तमाशा एक मायावी दुनिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ठीक ठाक मायावी राजनीति होती है, और इसके ये सारे जो हैं पात्र हैं कि इनका प्लेयर कोई और है, और वो जो खेल रहा है वो इनको गोटियों की तरह बिठा रहा है। आज वो अभी तक माघ मेले में थे, उनको एक शंकराचार्य, एक आस्थावान हिंदू के लिए स्नान से बढ़कर, एक शुभ मुहूर्त में स्नान से बढ़कर और क्या होगा। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं जी, मेरी इज्जत चली गई और अब मैं स्नान नहीं करूंगा, अब मैं अभी तक धरने पे बैठूंगा। भाई आप किस बात के हो? अगर मुझे थोड़ा बहुत 2-4 धक्के उक्के लग जाए तो भी आदमी तो मुहूर्त में दर्शन करना चाहता है, मुहूर्त को छोड़ना नहीं चाहता है। आप तो शंकराचार्य हो, आप राजनीति की, आपने मजमा जमाया, चैनलों को इंटरव्यू दिया, और जब आपको भूख लगी आपने कहा कि मैं आमरण अनशन करूंगा। 2 दिन बाद आपको भूख लग जाती है, आप खाना खाने लग जाते हो। अन्न जल आपने कहा था त्याग देंगे। तो ये सब मायावी पात्र है, और इनको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। जनता भी धीरे धीरे समझ जाएगी। लोग कई बार भावुक हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से आपने वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस दिखाया था, उससे लोग थोड़े व्यथित थे। लेकिन सच्चाई यही है कि सबके चेहरे खुलेंगे समय के साथ साथ, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन अब तो रातों रात माघ मेला छोड़कर भाग गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद। लेकिन जाते जाते कह गए मेरा मन बड़ा दुखी है कि मैं यहाँ आकर भी गंगा में स्नान नहीं कर पाया। तो सर, आपको अगर स्नान ही करना था तो ये सारा रायता फैलाने की जरूरत क्या थी? आप पैदल 50 कदम चलते और आपको गंगा में स्नान करने का मौका मिल जाता। पालकी में सवार होकर ही क्यों जाना था? और अब आप भाग खड़े हुए। तो अब भागने के पीछे क्या ये माना जाए कि जो टूल किट लेकर आए थे, जिन्होंने इनको यहाँ बैठाया था, वो ज्यादा तादाद में इनका साथ देने के लिए नहीं आए, इसलिए टूल किट टाइ टाइ फिस हो गया और ये भाग लिए? नहीं, इसको समझना पड़ेगा। बहुत ट्रिकी राजनीति है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अभी तक वो वहां पर ब्राह्मण सम्मान का प्रतीक बनकर बैठे हुए थे। मतलब वो व्यक्ति जो ब्राह्मण, गो हत्या, इस तरीके की बातें करता है, लेकिन जाकर खड़ा किसके हो जाता है? अखिलेश यादव के साथ, जो कि गो हत्यारों का सबसे बड़ा सरगना अगर उनको कहा जाए तो। भाई उनके राज्य में ही तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कसाई खाने चल रहे थे, गली गली कसाई खाने चल रहे थे। तो तब उनकी ये गो हत्या, गोरक्षा की इच्छा नहीं जागी थी।
आज वो गोरक्षक बन गए, चलिए कोई बात नहीं, देर जब जागो तभी सवेरा, लेकिन ठीक है। अब आप जो कर रहे हो, अब आपकी जो राजनीति है, अब एक सीमा से आगे जब जाएगी तो भाजपा हो सकता है कल को कहे कि ये तो क्योंकि आप वहां पर बैठ के ब्राह्मणों की बात कर रहे हो, आपने इस पे भी बयान दे दिया, यूजीसी की गाइडलाइंस पे भी। तो मतलब आप जो समाजवादी पार्टी का जो कोर, जो पीडीए पीडीए रटते हैं वो, तो एक तरह से उनको ये लग रहा है कि अब ये पीडीए के अगेंस्ट चला जाएगा, पीडीए नाराज हो जाएगा ये बाबा जी की हरकतों के कारण। तो उनको ऑब्वियसली वो एक कठपुतली के जो पीछे से जो जिनकी उंगलियों पर वो नाच रहे हैं बाबा, उनको वहां से कहा गया कि भाई अब आप हटिए, अब नए पात्र लाए जाएंगे। तो बाबा जी अब हट गए। मतलब ये दुर्भाग्य है हमारे धर्म का कि एक व्यक्ति जो अपने माथे पर शंकराचार्य लेकर घूम रहा है और लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं उस शब्द के साथ जुड़ जाती हैं, जो आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, वो भावनाएं उनके साथ भी जुड़ जाती। तो भाई हमने तो तरह तरह के कालनेमी, जैसा उन्होंने कहा था कि भाई कालनेमियों का जो एक के झांसे में नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक है, कुछ दिन तक तो हमारे पूज्य हनुमान जी भी एक कालनेमी के झांसे में आ ही गए थे ना। लेकिन वो भी, उनका भी भ्रम टूटा था, हनुमान जी का भी भ्रम टूटा था, फिर हनुमान जी ने उस कालनेमी को उसकी नियति तक पहुंचाया था। तो जो हनुमान रूपी जनता है वो भी इस कालनेमी को पहचानेगी। वरना जो व्यक्ति धारा 370 कश्मीर में वापस लाई जाए, जो व्यक्ति पाकिस्तान के समर्थन में बोलता रहा है, जो व्यक्ति धर्मांतरण के खिलाफ कभी नहीं बोला, इसने आज तक नहीं बोला, जो व्यक्ति जाकर केदारनाथ मंदिर के बारे में झूठ फैलाता है, जो व्यक्ति राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के को विवादित बनाता है, उसके साथ हिंदू समाज नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं, उनका भी भ्रम टूटेगा, और जब भ्रम टूटेगा तो वही होगा जो कालनेमी के साथ हुआ था, उसी तरीके से लात मार के निकाले जाएंगे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, राम मंदिर में जाकर दर्शन करने की फुर्सत इनके पास नहीं है। न्योता इनको भी गया था लेकिन वहां नहीं गए, और यहाँ पर आकर धरने पर बैठ गए, और जिन लोगों ने इनको बैठाया है उनकी राजनीति तो सामने आ रही है। लेकिन आपने जो कहा ना, ब्राह्मण बनकर वहां पर बैठे थे, कायदे से ब्राह्मण है भी या नहीं है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल निशान है। लेकिन एक संत है, चलिए उनके पिछली उनकी क्या जाति रही, क्या उनका नाम रहा, उस पर ज्यादा चर्चा ना करें। लेकिन अब एक तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की थी, उससे पहले क्षत्रिय विधायकों ने एक बैठक की थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं, भुनाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि उसी को भुनाने के चक्कर में इनसे ये रायता फैलाया गया? देखिए, अखिलेश यादव उस तरीके के राजनेता हैं जो अपनी ही विरोधाभासों में, अपनी ही टांगों में उलझ कर गिरने के लिए जाने जाते हैं। तो वो अभी अपने लिए ही बिसात बिछा रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, ये शतरंज में वो घेर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों की अगर घटनाक्रम देखें, जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां हुई, जिस तरीके की बातें कही गई, जिस तरीके की पोस्चरिंग की गई, वो कहीं ना कहीं, अखिलेश यादव देखिए फुल टाइम राजनीतिक पॉलिटिशियन नहीं है, उनके पीछे कुछ और लोग हैं, और वो निश्चित रूप से वो ज्यादा बड़ी शक्तियां हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश, इनको रोकना, योगी आदित्यनाथ को रोकना सिर्फ अखिलेश यादव का एजेंडा नहीं है। बहुत सारी और देश में शक्तियां हैं जिनको योगी जी खटक रहे हैं, क्योंकि अगर यहां रोक दिया, 2027 के चुनाव में अगर योगी जी जीत जाते हैं तो फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, फिर उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो अब कुल मिलाकर 2027 के चुनाव को अगर हम मिनी लोकसभा चुनाव माने तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये उसी की सारी पेशबंदी हो रही है, उसी के लिए सारे घेरेबंदी हो रही है, और कहीं ना कहीं उन शक्तियों का ये कठपुतली अखिलेश यादव खुद भी हैं। और ये समाज को हमें एक सामान्य व्यक्ति के रूप में समझना होगा कि एक राजनेता, एक मुख्यमंत्री जिसने प्रदेश को अपराधों से मुक्त कराया, जहां जिसने वहां पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की, जहां आज मतलब बहुत सारी शिकायतें होंगी हमारी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन शिकायतें जो सबसे बड़ी थी, आज वो कहीं ना कहीं हल की तरफ है। हम नहीं कह सकते कि राम राज आ गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन कम से कम आज हिंदू वहां पर एक सामान्य नागरिक, एक बराबर का नागरिक है। वरना तो दोयम दर्जे का, या दोयम दर्जे क्या कहें, 10वें दर्जे का नागरिक था 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की जो स्थिति थी। आज जो आज जिनका ब्राह्मण स्वाभिमान जाग रहा है, या जो क्षत्रिय स्वाभिमान जाग रहे हैं, या जो करणी सेना है, इनकी क्या स्थिति थी 2017 से पहले, इनको खुद भी याद नहीं है। ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके चरणों में गिरे रहने वाले लोग थे। आज वो लोग समाज को अगर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, इलेक्शन है, उनका लोकतांत्रिक वो है। लेकिन अंततः ये घेरेबंदी जो है वो योगी जी 2027 का चुनाव ना जीतने पाए। हर जो भी गलती, अब मैं यूजीसी को इसमें जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं वो अगर वो गलत भी हैं या जो भी हैं, अब तो मतलब ये स्थिति है कि अगर गर्मी के मौसम में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सर्दी के मौसम में सर्दी ज्यादा पड़ेगी, तो उसके लिए भी योगी जी को ही कहीं ना कहीं घेरा जाएगा। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि अब विश्व में जो भी बुरा हो रहा है वो उसके लिए दोषी जो है वो योगी जी होंगे अगले 1 वर्ष में। और हमें इस तरीके के षड्यंत्रों को समझ कर और उसको उसी हिसाब से नलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी
सबके लिए मोदी जी तो अब उनको लग रहा है कि ठीक है वो अपराजेय हैं, उनको वो नहीं हरा सकते, उनके आगे वो हार मान चुके हैं। लेकिन अब अगला उनका निशाना योगी जी हैं और निश्चित रूप से योगी जी को की घेरेबंदी उसी रूप में हो रही है। और ये सारे, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो यूजीसी को लेकर जो राजनीति हो रही है, जो नए नए पात्र इस पूरे थिएटर में, इस पूरे ड्रामे में उभर रहे हैं, वो सभी जो है वही काम के लिए बिछाए जा रहे हैं। ये जो नए नए पात्रों की बात आपने की, उनमें वो दो पात्र, वो मैजिस्ट्रेट भी है अग्निहोत्री, और दूसरा एक प्रशांत भी है। जिस तरह से रोग आ रहे थे कि मैंने इधर योगी जी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया, उसने अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में दे दिया। ये दोनों जो है, ये भी तो समाजवादी पार्टी की किरदार है, प्लांटेड है। देखिए, अब अगर हम सामान्य एक जनता की दृष्टि से देखें, एक सामान्य जिसको, तो हमें लगेगा कि चलो एक जो था वो ब्राह्मण था, जो अलंकार अग्निहोत्री जिनका नाम बताया जा रहा है, और वो जो है वो जब शंकराचार्य जी के साथ जब लाठीचार्ज हुआ तो उनके दिल को ठेस पहुंची और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो धरने पे बैठ गए। बहुत अच्छी बात है। दूसरे पात्र हैं जो योगी जी के लिए सुबह सुबह के अपनी पत्नी को फोन कर रहे थे और ऐसे बच्चों की तरह सुबह रहे थे, रो रहे थे कि मेरे अन्नदाता का बड़ा अपमान हो गया। अब एक आम व्यक्ति यही सोचेगा ना कि भाई ये कोई बड़े भावुक लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश का कोई सरकारी अधिकारी भावुक नहीं होता। ये एक नंबर के भ्रष्ट और बहुत ही मोटी चमड़ी वाले लोग, ज्यादातर, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन एक मोटी चमड़ी वाले, एक जिनकी मतलब इनकी खाल जो है ना कहीं गैंडे की खाल से भी थोड़ी 2-4 इंच मोटी होती है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों की जो ठेठ है, जो बेचारे जो सीधे साधे लोग हैं वो बेचारे कहीं, वो उनका एक अलग तरीका होता है, वो देखकर पहचान में भी आता है कि वो जनसेवा के लिए। तो ये जो है उन्होंने जिस समय ये पूरा थिएटर बिछा है, उस समय ये अग्निहोत्री जी जिनके बारे में बताया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, माता प्रसाद पांडे जो उनके हैं उनके साथ संपर्क में, ऐसा बताया जा रहा है। और अब ये चुनाव लड़ने की तैयारी में। बेसिकली इनको कंफ्यूज करना है कि उन ब्राह्मणों को जो कि लगातार भाजपा की का एक नियमित वोटर है, जो भाजपा को इसलिए वोट देता है क्योंकि उसकी सुरक्षा भाजपा सुनिश्चित करती है, वहां पर इस तरीके के पात्रों को लाया जाएगा, उनको ब्राह्मण स्वाभिमान का प्रतीक बनाकर उतारा जाएगा, और ताकि भाजपा के उस वोट बैंक में जो भाजपा को एक जो एक ब्राह्मणों का एक वोट, एक मुश्त, चूंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी संख्या में है, तो उसका एक भी हिस्सा अगर आपने 5-10% भी तोड़ लिया इस तरीके के कालनेमियों, इस तरीके के फ्रॉड जालसाजों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि अलंकार अग्निहोत्री जी 2021 में इसकी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई हुई है कि ये भ्रष्ट व्यक्ति है, ये उन्हीं ब्राह्मणों से, ब्राह्मण किसानों से ये आदमी वसूली कर रहा था। इसकी मैंने कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो ये खुद भी मायावी है। अब दूसरे किरदार की बात करते हैं जो प्रशांत कुमार सिंह है। ये मऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में एक मऊ जिला है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां के रहने वाले हैं। और ये व्यक्ति जो है ये फ्रॉड है, और इन्होंने, इनके ऊपर सबसे बड़ा जो आरोप है कि इन्होंने, इनके खुद के बड़े भाई ने इनके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है कि इन्होंने फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाई है। आंख की किसी बड़ी रेयर बीमारी का कुछ लगाया और उसके लिए कहीं रिश्वत खिलाई होगी और उसके आधार पर ये नौकरी पाई। अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही थी और उसमें अब लगभग आखिरी कदम में, और इनकी नौकरी किसी भी दिन जाने वाली थी, प्रशांत कुमार सिंह जी। तो अब नाखून कटा के शहीद बन जाओ। पता है कि भाई 2 महीने बाद मेरी नौकरी जाने वाली है, तो आज मैं इस्तीफा देकर और बीवी को सुबह सुबह कर फोन करूं और फिर उसके बाद में एक दिखाऊं कि जी देखिए मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ योगी जी ने, तो मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन मेरा क्षत्रिय होने के नाते भी योगी जी ने मेरा साथ नहीं दिया, जबकि मैंने तो उनके लिए नौकरी छोड़ दी। अब मीडिया यहां पर करता है, मंथरा की भूमिका निभाता है। मीडिया कभी भी आपको सच नहीं बताएगा कि ये मायावी जो है ये है कौन, ये खेल किसके बिना पे रहे हैं। चाहे वो प्रशांत कुमार सिंह हो, चाहे वो ये अवस्थी जी हो, ये सभी जो है किरदार कहीं ना कहीं उसी लार्जर एक तमाशे के हैं। इनको सामने आकर जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और उनकी जो हितैषी शक्तियां हैं सामने आकर नहीं लड़ पा रहे, तो वो इस तरीके के मुखौटे बिछा रहे हैं, उनके पीछे से वार कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार नहीं हो रहा है। ये तमाशा तो योगेंद्र यादव भी उत्तर प्रदेश में आके कर चुके हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लोग ऐसी राजनीति के आदी हैं, समझते हैं, और ये आगे चलकर आज जो लोग भी इनके प्रभाव में है, जिनको भी लग रहा हो कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद भी बाबा हैं और साधु हैं, शंकराचार्य हैं, अच्छी बात है, आपकी भावनाएं शंकराचार्य नाम शब्द से जुड़ी हुई है और वो भावनाएं हर हिंदू की जुड़ी होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक की नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नकली नाम में, अगर कोई, भाई इसी देश में, इसी दुनिया में तो तरह तरह के ठग और जालसाज सब तो बाबा बन के ही आते हैं ना, क्योंकि हमारी आस्था स्वाभाविक रूप से जो एक भगवाधारी होता है उसके प्रति होती है। तो उसी भावना का, उसी विश्वास का, उसी आस्था का ही तो दुरुपयोग करते हैं ये लोग। तो उस आस्था का दुरुपयोग करने वाले आगे आएंगे, और ये उत्तर प्रदेश की जनता अगर अभी
कुछ दिन के लिए भ्रम में रह जाए, लेकिन ये भ्रम अगले 1 साल बना रहेगा इसकी आशा मुझे नहीं है। 2022 में भी वो भ्रम टूटा था, 2027 आते-आते भी वो भ्रम टूट जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन कालनेमी चलाया था उत्तराखंड सरकार ने, देखो उसमें जितने भी फर्जी साधु पकड़े गए थे सब दूसरी जमात के थे, जो भेष बदल बदल कर भिक्षा मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन थे वो उसी जमात के। तो ये सच में ये इसी भेष में आते हैं। और अगर सच में शंकराचार्य है ये अविमुक्तेश्वरानंद, तो जबान देखिए, योगी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे थे, औरंगजेब है, हुमायूं की औलाद है, ये क्या भाषा है भाई। आप साधु हैं, संत हैं, शंकराचार्य के पद पर खुद को आपने आसीन कर लिया है, तो आपकी जुबान तो वैसी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। लेकिन अभी जब आपने अलंकार अग्निहोत्री की बात की, तो ये अग्निहोत्री जो है, ये तो सुना है कि पिछले 1 साल से समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे, और इस्तीफा देने के तुरंत बाद अखिलेश से बात कर रहे थे, माता प्रसाद से बात कर रहे थे, और अविमुक्तेश्वरानंद से बात कर रहे थे। अविमुक्तेश्वरानंद ने तो कहा कि मैं इनको बहुत बड़ा पद दूंगा अपने आश्रम में। तो आप सोचिए, एक आम आदमी अगर इस्तीफा देता है, अपने घर जाता है ना, इस तरह की राजनीति तो नहीं करता। देखिए, अब इसमें ये तो खैर अब एक पात्र हैं और इनको क्या ही कहा जाए, इनकी तो सच्चाई लगभग लगभग सामने आ चुकी है, क्योंकि वो निश्चित रूप से वो पॉलिटिकल टूल हैं और उनका एम्बिशन होगा, हम देखेंगे 2027 में समाजवादी पार्टी के टिकट पे वो लड़ेंगे। और सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि वो उनको घुमाया जाएगा, उनको तमाशा क्रिएट किया जाएगा, और कुछ भावुक ब्राह्मण जिनको लगता है कि भाई ये मतलब किसी तरह के भ्रम में जो लोग रहना चाहते हैं, उन लोगों को ठीक है, मुबारक है, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग उस भ्रम में आकर उसको मानेंगे भी, तो उसको छोड़ देते हैं। रही बात आपकी शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी अगर वो योगी जी को गाली देते हैं तो मैं मान लूंगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप शंकराचार्य हो, आप सबको भी, क्योंकि पदे ना पद के रूप में, अगर वो, पहली बात वो शंकराचार्य है नहीं, लेकिन चलिए मान के चलते हैं कि अगर आप हो ही, अगर मैं मानता हूं तो भी, तो कोई बात नहीं, आप उनको औरंगजेब कहो, उनको आपने जो औरंगजेब के असली औलादे हैं जो अखिलेश यादव, उसके साथ बैठकर आप उस जो व्यक्ति हिंदू धर्म का एक तरह से ध्वजा धारण कर रहा है, जिन्होंने हिंदू धर्म को सिर उठाकर जीना सिखाया उत्तर प्रदेश में, जिसने उत्तर प्रदेश के तमाम गली गली में खुले कसाई खानों को बंद कराया, उसको आप औरंगजेब कह रहे हो, तो कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि आप कह लो। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ हिंदू धर्म के ही विरुद्ध नहीं खड़ा, ये हमारे देश, हमारे भारत देश के विरुद्ध कैसे खड़ा है, इस बात को हम कैसे भूल जाते हैं। ये वही व्यक्ति है कि जब सिंधु जल समझौता, जब प्रधानमंत्री मोदी ने रद्द किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आप जाकर गूगल सर्च कर लीजिए, आप इनकी बाइट में ढूंढ लीजिए, इन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए भारत का विरोध किया था। आप किस बात के शंकराचार्य हो, आप तो हमारे देश के विरुद्ध खड़े हुए हो। आपकी बाइटें पाकिस्तान के चैनलों में चल रही थी कि सिंधु जल समझौता रद्द करना किसी को, हमारी संस्कृति नहीं है कि हम किसी को, हम तो बाहर से आने वाले किसी को भी पानी पूछते हैं। अरे भैया, आप पानी पूछते हैं, आप उस जो आपके सामने युद्ध लड़ रहा दुश्मन है, हमारा कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता, हमारे भगवान कृष्ण ने नहीं कहा कि भाई आप किसी शत्रु को जो आपके सामने आपकी हत्या कर रहा हो, आप उसको पानी पिलाओ। आप, हमने इतने वर्षों तक पिलाया भी है उसको, उन्हीं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से, उन्हीं भगवान शिव की शिक्षाओं से हमने जानकर अपने एक शत्रु को पानी पिलाया। लेकिन सांप को दूध पिलाने की वाली हमारी संस्कृति है, इसमें कोई समझ हमको वो नहीं है। लेकिन हम जब हम हमारे सामने वो युद्ध में उतर आया है, तो हम जब तक उसको मारेंगे नहीं, तो उसका मारना भी, उसका वध भी हमारा कर्तव्य है। अगर वो पाप की तरफ है, अगर हम पुण्य की तरफ है, अगर हम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अगर ये नहीं कर सकते, तो फिर आप किस बात के शंकराचार्य हो? आप पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हो, आप धर्मशास्त्रों को, हमारी धार्मिक बातों को आप मिसकोट कर रहे हो, आपको हमारे धर्म का भी ठीक से ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़े, किसको संदेह है कि पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं है? इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक रिक्शे वाले से आप पूछ लीजिए, वो बता देगा कि भाई ये पाकिस्तान जो है वो नालायक है। आप शंकराचार्य हो, आप पाकिस्तान के पक्ष में सिंधु जल समझौते के लिए बयान दे रहे हो, आप कह रहे हो कि उनको गेहूं देना चाहिए भारत को। तो ये व्यक्ति जो है, अगर जो लोग भी इसका समर्थन करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि से, मतलब ठीक है, आपका अपना तर्क होगा, कुछ आपको पद से का सम्मान होगा, पद का भी सम्मान तभी तक रहता है जब पद जो है वो उसके उत्तरदायित्व के साथ चले। आप भारत के विरुद्ध बोलो, आप धर्म के विरुद्ध बोलो, आप भारत के हिंदू धर्म के शत्रुओं के साथ खड़े हो जाओ, कब तक एक सीमा होती है ना किसी सम्मान की भी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये तो पाकिस्तान के हेडलाइंस में छाए हुए थे, ये सिंधु वाले समझौते को लेकर। पर एक चीज और है, जैसे आपने कहा ना कि योगी को 2027 में रोकना इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा एजेंडा है। क्या इस तरह का एजेंडा आपको बीजेपी के अंदर भी दिखता है? अगर
क्षत्रिय विधायक जो है अलग से बैठक करते हैं और ब्राह्मण विधायक अलग से बैठक करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ब्राह्मण बड़े नाराज हैं और उनको जिम्मेदारियां नहीं मिल रही हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा है। दूसरे ओबीसी के लोग बड़े छाए हुए हैं, उनके ज्यादा विधायक हैं, उनको ज्यादा टिकट मिलते हैं। आपको लगता है कि ऐसी ऊहापोह की स्थिति कहीं बीजेपी के अंदर ही तो नहीं है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जब एक स्टेटमेंट दिया था कि अविमुक्तेश्वरानंद जी को स्नान कर लेना चाहिए, मामले को खत्म करना चाहिए, उस बात को अखिलेश यादव ने अच्छे तरीके से बुनाया था, और यहां तक कहा था अविमुक्तेश्वरानंद ने कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम होना चाहिए था। तो यहां पर आपको कहीं बीजेपी के अंदर भी कोई सुलगती हुई चिंगारी दिख रही है? देखिए, पहले तो जो जो उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम होना चाहिए, अविमुक्तेश्वरानंद ने, उनकी तो अपनी फ्रस्ट्रेशन थी, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जो जिससे उन्होंने वही कहा था जो सरकार की ऑफिशियल लाइन थी। उन्होंने उनको पूज्य कहा था, और उसमें कोई समस्या नहीं है भाई, पूज्य जो भी साधु संत हैं वो पूज्य हैं। शंकराचार्य होने को लेकर विवाद है, जिसपे केंद्र सरकार ने, जो राज्य सरकार ने उनसे पूछा है कि भाई आपको क्यों माना जाए। और दूसरी बात यह है कि जो आपसी लड़ाई, ये एक तमाशा जो है पिछले 10 साल होने को है योगी जी के। और आप याद करिए कि पिछले 10 सालों में कम से कम 100 बार तो आपने इस पर कार्यक्रम बनाया होगा कि क्या कोई योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, क्या कोई योगी जी को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा तंत्र है जो उस चीज को एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से उड़ाता है। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा गया कि मोदी और शाह मिलकर योगी जी को हटाने वाले हैं। अब ये वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो इतनी बार झूठ बोली गई है, इतनी बार बोली गई है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर गई है। आप केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान सुन लीजिए जाकर, आपके पास सोशल मीडिया पर तमाम जगह उपलब्ध है। उसको काट के खास हिस्से को चलाया जा रहा है। उनके पूरे वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं, वो एक सामान्य बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है। और दूसरी बात है कि एक चीज होती है गुड कॉप बैड कॉप। जब एक व्यक्ति पागल हो ही गया है, जब एक व्यक्ति बैठ ही गया है धरने पर, तो भाई आपके सामने प्रशासन को अपनी विंडोज खोल के रखनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने जो लाइन ली वो एक हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर उन्होंने बिल्कुल ठीक लिया। लेकिन ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य अगर एक साइड से अगर उनसे, और वो इलाहाबाद, ये जो तथाकथित शंकराचार्य जी हैं ये भी प्रयागराज के रहने वाले हैं, और योगी जी भी, और ये केशव प्रसाद मौर्य भी योगी प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर भाई उनका क्षेत्र आपस में है, उनको आपस में भी कई जगह इंगेज करना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं उनको कोई छूट दी। दूसरी बात है, बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की क्या मोदी जी, अमित शाह मिलकर योगी जी को हटाना चाहते हैं, ये कहानियां, ये दंत कथाएं हम अभी अगले, जब तक योगी जी राजनीति में है, वो हटाते सुनाते सुनते रहेंगे, और वो सफलतापूर्वक वो उस झूठ को स्टैब्लिश कर लेते हैं। पिछली बार भी हमने देखा कि किस तरीके से मोदी जी आए और उन्होंने योगी जी के साथ हाथ उठाया, उनका पकड़ा। और ये जो कहा जाता है, एक झूठ लोग बहुत सहज रूप में बोल जाते हैं कि योगी जी को नहीं चाहते हैं मोदी, ये उतना ही बड़ा झूठ है। ये किसी आधार पे मैं कह रहा हूँ, इसको बिना केवल अपनी भावनाओं या अपनी भावुक उस पर नहीं कह रहा हूँ, ये सरासर झूठ है। और उन्हीं की इच्छा से ये सब कुछ है। और दूसरी बात यह है कि ये कहना कि आप ये उनको हटाना चाहते हैं, एक राजनीतिक रूप से बहुत जूसी कहानी है, और इसको हमें सुनना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अगर हटाना चाहते भी हैं तो आज की डेट में क्या देश, उत्तर प्रदेश, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश भी बोल रहा हूँ, कि क्या देश योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर तैयार है? आज आप मोदी और शाह को हटा दीजिए, क्या वो इतने मूर्ख हैं कि उनको ये इस वास्तविकता का पता नहीं है? आज आप वो योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ चली जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोग उनका महत्व जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी उनका महत्व जान रहे हैं। उनकी जिस चीज की एक कल्पना करते थे हम कि इस तरीके का प्रशासन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरे रूप में, तो मैं नहीं कहता हूँ कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान राम नहीं है, सभी मनुष्य हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं आज एक निर्भय शासन दिया है। आज उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य ही नहीं था, बल्कि एक कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, जो असुरक्षा की स्थिति थी, अगर उससे निर्भय होकर अगर हम सड़कों पे घूम रहे हैं, आप यहाँ पे नोएडा में देख लीजिए, पहले क्या आपने देखा था कि यहाँ पर लड़कियां रात 12-1 बजे इस तरीके से घूम सकती थी? आज पता है कि अगर किसी ने कोई भी उनके साथ चीचपड़ की तो बुलडोजर पहुंच जाएगा। तो वो जो धमक होती है वो योगी जी की है, और उसका महत्व कोई भूल नहीं सकता। अब बाकी ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहेंगी, कोई बात नहीं, चलती रहनी चाहिए, कोई इसमें बहुत हमें नहीं परेशान होना चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 2027 के चुनाव जब तक नहीं होते तब तक तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चलती रहेंगी। लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो यूजीसी का मुद्दा आपको लगता है कि सुलझ जाएगा? कमेटी बनाने का ऐलान हुआ है, बनेगी कमेटी, क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा? क्या जो गलती हुई है, जो ब्लंडर हुआ है, उसको उसकी भरपाई के लिए उनकी कुर्सी जा सकती है? अब पता नहीं कुर्सी जाएगी या नहीं जाएगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ तो हेड्स रोल होने चाहिए, कुछ लोगों की नौकरी जानी चाहिए, चाहे वो मंत्रालय के अधिकारी हों, चाहे वो मंत्री जी स्वयं हों। क्योंकि ये मामला सिर्फ ये नहीं है, ये लापरवाही का मामला है, क्योंकि अगर आप उस पूरे ड्राफ्ट को देखें तो वो पुअरली ड्राफ्टेड गाइडलाइंस हैं। बहुत बुरी तरह के आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें एक शब्द आता है जो यूजीसी की गाइडलाइन है, उसमें एक शब्द आता है हिंदी में जिसको कहते हैं हितधारक, और अंग्रेजी में स्टेक होल्डर, जो 3 नंबर है उसमें स्टेक होल्डर को डिफाइन किया गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि हितधारक यानी स्टेक होल्डर में सभी हैं, यानी जनरल कास्ट वाले भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये बात उसमें इतना जलेबी बना दी है उसकी भाषा में, किसी बाबू ने बनाया है, किसी अमूमन ये जो हम बहुत गंभीरता से इन पे बात करते हैं, ये बनाते बहुत जूनियर लेवल के बाबू हैं और मंत्री पढ़ते उड़ते नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा मंत्री तो कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो बौद्धिक योग्यता ही नहीं है। बाकी लोग जो कमेटी में खाना पीना, काजू खाओ, बादाम खाओ और उसके बाद घर जाओ, बहुत ध्यान इन्होंने दिया नहीं, ऐसा देख के लग रहा है, क्योंकि बहुत पुअरली ड्राफ्टेड ये पूरा गाइडलाइन है। रही बात अब इसके उसकी, मुझे लगता है कि देखिए अब सरकार को छोड़ देना चाहिए, सरकार अब इसको नहीं लागू करने जा रही है। लोग किसी का मतलब कि अब उन्होंने कहा कि भाई दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, वो अपनी एक तरह से खींच निकाल रहे हैं, क्योंकि वो दुरुपयोग तो होगा, हमारे देश में बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है। आप आश्वस्त, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि दुरुपयोग नहीं होगा। दूसरी बात है कि आप स्वयं सामने आकर नहीं कह रहे हो कि हम कमेटी बना रहे हैं, आप सूत्रों के हवाले से ये खबर फ्लोट करा रहे हो। इससे आपकी नीयत का, आपकी बदनीयती का पता चलता है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाए हो। ठीक है, आप लेकिन ये तय है कि चाहे वो गलती को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये गाइडलाइन अब इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली है। जो छोटे बहुत झूठ वूठ फैलाया जा रहा है यहाँ वहाँ की, नहीं ये हो गया वो हो गया, वो सब वास्तव में पुराने मामले हैं जो लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। सच्चाई यही है कि ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से हटेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हटे या सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाले, ये वहां पे ये अंदर जाएगा मामला। हाँ, ये है कि कुछ लोगों को इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कुछ लोगों को हटाना ही होगा इनको। अगर आप नहीं हटाते हैं तो समाज को जो 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 डैमेज हो चुका है वो डैमेज कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे। और इसमें बहुत सीधे रूप में, स्पष्ट रूप में दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान नाम का एक व्यक्ति, जो आपको अभी से नहीं, जिस दिन आपकी मई 2024 में आपकी सरकार बनी, उस समय नीट का पेपर लीक होना भी जो था बहुत मिसहैंडलिंग का केस था। ये लगातार 1 साल के अंदर दूसरी बार इस व्यक्ति ने आपको एम्बेरस किया है। बहुत अच्छे राजनेता होंगे, बहुत अच्छे प्रशासक होंगे, बहुत अच्छे रणनीतिकार होंगे वो, तो वो वही करें। शिक्षा मंत्रालय में हमें योग्य लोगों की आवश्यकता है, शिक्षा हो, संस्कृति हो और सूचना प्रसारण मंत्रालय हो। अब ये मोदी जी को भी समझना होगा कि आप इन मंत्रालयों को ऐसे मतलब लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते जो उसको संभाल ही ना पाए या उसको समझते ही नहीं हो कि उसकी गंभीरता क्या है। और ये जब दबाव जब जनता की तरफ से जाएगा तो शायद मोदी जी की नींद खुले। अभी तो वो मतलब विश्व विजय पर निकले हुए हैं, तो ठीक है, वो विश्व विजय भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जरूरी है, भाई वो ज्यादा जरूरी मोर्चा है, लेकिन ये मोर्चा भी उतना ही जरूरी है। ये मोदी जी को शायद अब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, मोदी जी को ये बात समझ में आ रही होगी और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, हो सकता है वहीं से कोई समाधान निकले, क्योंकि जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो सबसे ज़्यादा नाराज़ है इस यूजीसी के नए कानून की वजह से। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। और दूसरा, अभी मुक्तेश्वर आनंद तो भाग खड़े हुए हैं, पता नहीं अब धरना कहाँ जाकर देंगे, या अभी भी अपनी 1.5 करोड़ की वैनिटी वैन में बैठे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उनका ऑपरेशन कालनेमी उन्होंने शुरू किया था योगी के खिलाफ, वो धराशायी हो गया है और साथ ही साथ पूरी पोल पट्टी खुल गई है उनके पीछे खड़े राजनेताओं की। आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी चंद्र प्रकाश जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।